हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। सो इस वीडियो के अंदर हम अपना कंप्लीट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, फोटो केमिस्ट्री। जैसे कि काफ़ी स्टूडेंट चंडीगढ़ टीजीटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो चंडीगढ़ टीजीटी के एग्ज़ाम में ठीक है, जो केमिस्ट्री का पोर्शन है उसमें आपको टॉपिक मेंशन किया गया है फोटो केमिस्ट्री। तो काफ़ी स्टूडेंट्स ने ये टॉपिक नहीं पढ़ा होता, उनको लगता है ये काफ़ी डिफ़िकल्ट टॉपिक है, बट एक्चुअल में ये काफ़ी ईजी टॉपिक है अगर इसको हम कॉन्सेप्चुअली पढ़ेंगे। तो मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आप एक बार इस लेक्चर को देख लेते हो तो डेफिनेटली आपका जो क्वेश्चन आता है, अगर फोटो केमिस्ट्री से क्वेश्चन आता है, बिकॉज स्पेशली मेंशन टॉपिक, अगर फोटो केमिस्ट्री से क्वेश्चन आता है तो डायरेक्टली इसी वीडियो से आपको वो क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो फोटो केमिस्ट्री बहुत ही आसान टॉपिक है, इसमें हम सभी कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे और नोट्स को मैंने पहले ही लिख लिया है आपके लिए। ठीक है, नोट्स को मैंने क्यों लिख लिया है, बिकॉज इससे हमारा टाइम सेव होगा। ठीक है, आपका लोग का काफ़ी टाइम सेव हो जाएगा। और इस सेशन की जो पीडीएफ है वो मैं अपनी ऐप के अंदर शेयर कर दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, आपको जस्ट डाउनलोड कर लेना है केमिस्ट्री A to Z ऐप। तो उसके अंदर आपको फ्री कंटेंट वाले सेक्शन में क्या मिल जाएगा, एक वहाँ पे कंटेंट होगा, फ्री कंटेंट का सेक्शन। ठीक है, वहाँ पे आपको मिल जाएगी इस सेशन की पीडीएफ। तो जो स्टूडेंट नोट्स नहीं बनाना चाहते वो डायरेक्टली पीडीएफ से भी क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो इस सेशन की जो पीडीएफ आपको वो हमारी ऐप के अंदर मिल जाएगी। ऐप का नाम है केमिस्ट्री A to Z। आई होप आप लोग का प्रेपरेशन सभी का अच्छा चल रहा होगा। तो फोटो केमिस्ट्री को हम स्टार्ट करते हैं। देखो, फोटो केमिस्ट्री में होता क्या है, केमिस्ट्री में क्या होता है, बेसिकली केमिस्ट्री हम स्टडी करते हैं रिएक्शंस की। केमिस्ट्री में किसकी स्टडी होती है, हमारे पास रिएक्शंस की स्टडी होती है। अब जो रिएक्शन है, कुछ कुछ रिएक्शंस होती हैं हमारे पास जो हीट की प्रेजेंस में होती हैं। कुछ रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती हैं, हीट की प्रेजेंस में होती है। हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं बहुत सारी रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती हैं, हीट की प्रेजेंस में। बट कुछ रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है, हमारे पास लाइट की प्रेजेंस में होती है। कुछ रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती हैं, लाइट की प्रेजेंस में। तो फोटो केमिस्ट्री में हम किन रिएक्शंस की बात कर रहे हैं, वो वाली रिएक्शन जो किसकी प्रेजेंस में होगी, फोटो। फोटो मतलब क्या होता है, लाइट। मतलब वो वाली रिएक्शन जो लाइट की प्रेजेंस में होती हैं, उनको हम कहाँ पे डील करते हैं, फोटो केमिस्ट्री के अंदर डील करते हैं। तो फोटो केमिस्ट्री में सबसे पहले हम कौन सी रिएक्शन को स्टडी करेंगे, वो रिएक्शन जो किसकी प्रेजेंस में होगी, लाइट की प्रेजेंस में होगी। अब लाइट का सोर्स क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये लाइट का सोर्स ये नहीं है कि सिर्फ सन ही होगा, ठीक है, सन भी हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा कोई भी टॉर्च भी अगर काम कर रही है हमारे पास, जो लाइट प्रोड्यूस कर दे सफिशेंटली, तो वो भी क्या हो सकती है, हमारे पास फोटोन का सोर्स हो सकती है। मतलब वो वाली रिएक्शन जो लाइट के अब्जॉर्प्शन से हो। मतलब कुछ रिएक्शन हीट की प्रेजेंस में होती हैं, कुछ रिएक्शंस क्या होती हैं, लाइट की प्रेजेंस में होती हैं। तो जो रिएक्शन हमारे पास लाइट की प्रेजेंस में होती हैं, उनको हम कहाँ डील करते हैं, उनको हम डील करते हैं किसमें, फोटो केमिस्ट्री में। तो पहली लाइन मैंने क्या लिखी है, केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस बाय अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। लाइट मतलब रेडिएशन, कॉल्ड फोटोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, इन फोटोकेमिकल रिएक्शन अब्जॉर्व लाइट। ठीक है, जो लाइट अब्जॉर्व होती है वो जनरली इस वेवलेंथ की होती है। ठीक है, ये हमें वेवलेंथ दी है। ठीक है, ये कुछ याद करने वाला पॉइंट नहीं है। जो हमारे पास अब्जॉर्व लाइट है, ठीक है ना, कुछ लाइट अब्जॉर्व होगी, लाइट की जो अब्जॉर्प्शन है उसकी कुछ वेवलेंथ होती है। तो जो वेवलेंथ लाई करती है वो 180 नैनोमीटर से लेके 280 नैनोमीटर तक क्या करती है, लाई करती है, किसकी, अब्जॉर्व लाइट की वेवलेंथ। अब देखो, कौन से कंपाउंड्स हैं, केमिस्ट्री में बहुत सारी रिएक्शन होती हैं, कौन से कंपाउंड्स हैं जिनमें इस टाइप का अब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। मतलब कौन सी ऐसी रिएक्शन है जो किसकी प्रेजेंस में होती हैं, फोटोन की प्रेजेंस में होती हैं। या तो उनमें क्या होगा, पाई बॉन्ड होगा, जैसे डबल बॉन्ड वाले स्पीशीज होते हैं तो इनमें पाई बॉन्ड होता है ना। तो अगर पाई बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड मतलब एक सिग्मा एक पाई, तो पाई बॉन्ड होता है अगर उनमें, तो पाई स्टार भी होता है। मतलब डबल बॉन्ड्स वाले स्पीशीज के अंदर भी हमें क्या मिल सकती हैं, फोटो केमिस्ट्री वाली रिएक्शन। तो इनको हम क्या बोलते हैं, एल्कीन्स के अंदर देखने को मिल सकती है। इसके अंदर देखने को मिल सकती है, एल्कीन्स के अंदर। एल्कीन्स को ही हम और क्या नाम बोलते हैं, ओलिफिन्स बोल देते हैं। एल्कीन्स को ही क्या बोल देते हैं, ओलिफिन्स बोल देते हैं। क्लियर है आपको। और कैसे कंपाउंड्स में, लाइक कार्बोनिल्स में देखने को मिल सकती हैं। कार्बोनिल्स में हमें देखने को मिल सकती है। कार्बोनिल्स का मतलब क्या होता है,
जब C और ऑक्सीजन के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? डबल बॉन्ड। अब देखो यहाँ पे पाई बॉन्ड भी है, सबको दिख रहा है पाई बॉन्ड, और यहाँ पे N भी है। N क्या होता है? लोन पेयर। ऑक्सीजन के ऊपर क्या है? लोन पेयर है। तो कौन सी ट्रांजिशन हो सकती है? N से लेके पाई स्टार तक, क्योंकि अगर पाई है तो पाई स्टार भी है। मतलब जब भी फोटोकेमिस्ट्री होगी हमारे पास कौन सी ट्रांजिशन हमें देखने को मिल सकते हैं? एक तो हो सकता है पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन, या दूसरा हो सकता है हमारे पास N टू पाई स्टार ट्रांजिशन। मतलब क्या होगा? जब भी मॉलिक्यूल क्या करेगा, देखो ऐसा होता है, मॉलिक्यूल आया, मॉलिक्यूल ने कौन सी लाइट ऑब्जॉर्व की? ठीक है, फोटो लाइट ऑब्जॉर्व की। तो एक हमारे पास क्या होती है? ट्रांजिशन होती है, लोअर लेवल से कहाँ तक? हाई लेवल तक। तो वो ट्रांजिशन कौन सी हो सकती है? या तो N टू पाई स्टार हो सकती है, या फिर पाई टू पाई स्टार। इसकी प्रेजेंस में होती है ये होती है हमारे पास इन प्रेजेंस ऑफ फोटोन्स। ठीक है, फोटोलाइट की प्रेजेंस में होती है। तो ये था हमारे पास पहली स्लाइड का कंटेंट। आई होप आप लोग को पता चल गया होगा फोटोकेमिस्ट्री में हम किस टाइप की रिएक्शंस को पढ़ते हैं और किस टाइप के ट्रांजिशन इसमें पॉसिबल होते हैं। डायरेक्टली आपको क्या करना है? याद कर लेना। नेक्स्ट देखो हमारे पास अब दो तरह की रिएक्शन होती हैं। एक होती है फोटोकेमिकल रिएक्शन, जो सनलाइट की प्रेजेंस में होती है या लाइट की प्रेजेंस में होती है, और दूसरी होती है हमारे पास थर्मल रिएक्शन, जो किसकी प्रेजेंस में होती है? हमेशा हीट की प्रेजेंस में होती है। तो कितने टाइप की रिएक्शन हुई हमारे पास? दो टाइप्स की रिएक्शन। एक थी हमारे पास फोटोकेमिकल रिएक्शन, जो लाइट की प्रेजेंस में होगी। दूसरी है हमारे पास थर्मल रिएक्शंस, जो किसकी प्रेजेंस में होगी? वो होगी हमारे पास हीट की प्रेजेंस में। क्लियर है सभी को? तो दो टाइप की रिएक्शन है हमारे पास, एक है फोटोकेमिकल रिएक्शन और एक है थर्मल रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शन कैसे होगी? इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। जब अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट होगा तब हमारे पास कौन सी रिएक्शन होगी? फोटोकेमिकल रिएक्शन। जो थर्मल रिएक्शन है वो कब होगी? जब हमारे पास हीट या तो अब्जॉर्ब होगी या हीट क्या होगी? रिलीज। हमें पता है केमिस्ट्री में जब भी रिएक्शंस होती हैं तो क्या होती हैं? या तो हीट निकलती है या हीट क्या होती है? अब्जॉर्ब। दूसरा मेन पॉइंट, जो थर्मल रिएक्शंस हैं, थर्मल रिएक्शन मतलब रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, तो वो टेम्परेचर के ऊपर क्या होती है? डिपेंडेंट होती हैं। जो थर्मल रिएक्शन होती है वो क्या होती है? टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट। कोई रिएक्शन हम जब भी पढ़ते थे, कोई रिएक्शन होगी या नहीं होगी, उसके लिए हम पढ़ते थे डेल्टा जी का वैल्यू क्या होना चाहिए? नेगेटिव। यहाँ पे डेल्टा जी क्या होता है? गिब्स फ्री एनर्जी। मतलब कोई भी थर्मल रिएक्शन के स्पॉन्टेनियस होने के लिए ग्रिप्स फ्री एनर्जी का क्या होना चाहिए? वैल्यू नेगेटिव। ये कैसा होना चाहिए? वैल्यू शुड बी नेगेटिव। मतलब कोई थर्मल रिएक्शन मतलब प्रेजेंस, रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ हीट कब होगा? जब उसका डेल्टा जी क्या होगा? नेगेटिव। तभी हम प्रोसेस को क्या बोलते थे? स्पॉन्टेनियस। ये कहानी होती है हमारे पास थर्मल रिएक्शंस की, जो हम किसकी प्रेजेंस में करवाते हैं? इन प्रेजेंस ऑफ हीट करवाते हैं। उन रिएक्शन में क्या होता है? वो रिएक्शन टेम्परेचर के ऊपर तो डिपेंड करती हैं। उसके अलावा उस टाइप की रिएक्शंस के लिए स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल्टा जी का वैल्यू क्या होना चाहिए? नेगेटिव। बट फोटोकेमिस्ट्री में जो रिएक्शन होते हैं उनका अलग बिहेवियर है। जनरली वो कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करते हैं? फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल कैसे? देखो, अगर हमारे पास कोई सब्सटेंस है, सपोज करो CH2 डबल बॉन्डेड CH2, ठीक है, सनलाइट की प्रेजेंस में या किसी सोर्स की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में इनके रेडिकल्स बन गए। क्या कैसे रेडिकल बनेंगे? CH2 एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाए पाई बॉन्ड टूट के, एक इसको मिल जाए, तो यहाँ पे क्या होगी? रेडिकल्स बन गए। अब ये रेडिकल्स ऐसा थोड़ी एक आधे बने होंगे, बहुत सारे रेडिकल्स बने होंगे। ठीक है, तो रेडिकल्स आपस में क्या करने लग जाते हैं? कंबाइन। रेडिकल्स आपस में क्या करने लग जाते हैं? कंबाइन। मतलब जो भी रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में या फोटोन्स की प्रेजेंस में होती है वो कौन सी होती है हमारे पास? जर्नली फ्री रेडिकल रिएक्शंस होती हैं। जर्नली कौन सी रिएक्शन होती हैं? फ्री रेडिकल रिएक्शंस। उसके बाद देखो, अब जब भी रेडिकल बन गए, ये रेडिकल बन गए, इनको कंबाइन करने के लिए, इन दोनों को कंबाइन करने के लिए हमें कोई भी अलग से एनर्जी देनी नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि रेडिकल क्या है? अनस्टेबल है। ये आपस में क्या होने जाते हैं? कंबाइन होने जाते हैं। तो जब भी रेडिकल कंबाइन करते हैं कोई हमें बाहर से एक्टिवेशन एनर्जी देनी नहीं पड़ती। तो इसलिए जब भी हमारे पास फोटोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं तो हमें बाहर से कोई एक्टिवेशन एनर्जी देनी नहीं पड़ती। मतलब इनकी एक्टिवेशन एनर्जी कितनी होती है? 0। आई थिंक ये वाला पॉइंट सबको क्लियर हो गया होगा।
इन रिएक्शन की जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो क्या होती है, 0। एक्टिवेशन एनर्जी मतलब क्या हो गया कि हमें बाहर से कोई एनर्जी देनी नहीं पड़ती। ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हो जाती है, जस्ट सनलाइट की प्रेजेंस में, या सिर्फ लाइट की प्रेजेंस में हो जाती है। बाहर से कोई एनर्जी हमें देनी नहीं पड़ती, इसलिए इनकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, 0 होती है। ये पहला क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम में पूछ सकता है कि फोटोकेमिस्ट्री में क्या जो हमारे पास रिएक्शंस हैं वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है, नहीं करती। क्यों नहीं करती, बिकॉज ये रिएक्शन होती है किसकी प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में। टेम्परेचर का इसमें कोई रोल नहीं होता। तो जितनी भी रिएक्शन है, ठीक है, डज नॉट डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर के क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। फोटोकेमिकल रिएक्शन टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करती। तो डिपेंड किसके ऊपर करती है, ये डिपेंड करती है इंटेंसिटी ऑफ लाइट के ऊपर, मतलब कितनी इंटेंस लाइट आ रही है, हल्की सी लाइट आ रही है या ज़्यादा लाइट आ रही है। अगर लाइट ज़्यादा आएगी तो रिएक्शन भी क्या होगी, फास्ट। मतलब कंक्लूजन क्या है, जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करती। किसके ऊपर डिपेंड करती हैं, इंटेंसिटी ऑफ लाइट के ऊपर डिपेंड करती हैं। आई होप आप लोग को जो डिफरेंस था फोटोकेमिकल रिएक्शंस एंड थर्मल रिएक्शंस, उन दोनों के बीच में डिफरेंस आप लोग को क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट देखो हमारे पास, मैंने आपको बताया जो थर्मल रिएक्शंस होती हैं वो किसकी प्रेजेंस में होती हैं, वो होती है हमारे पास हीट की प्रेजेंस में, और उनके लिए डेल्टा जी क्या होता था, नेगेटिव। बट फोटोकेमिस्ट्री में ये फोटोकेमिकल रिएक्शंस के लिए, ठीक है, हमारे पास स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए, कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस से अपने आप हो रहा है, उसके लिए डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव भी हो सकता है, डेल्टा जी का वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है। मतलब जो थर्मल में कंडीशन लगती थी डेल्टा जी हमेशा नेगेटिव होना चाहिए, फोटोकेमिस्ट्री में ऐसा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे डेल्टा जी नेगेटिव भी हो सकता है, डेल्टा जी पॉजिटिव भी हो सकता है। हाँ, मोस्ट ऑफ द रिएक्शन में डेल्टा जी नेगेटिव होता है, बट ऑलवेज डेल्टा जी नेगेटिव हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। किसमें, फोटोकेमिकल रिएक्शंस में। इट मीन्स जैसे हम पढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस का क्या मतलब होता है, रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, फोटोसिंथेसिस क्या होती है, जो प्लांट से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, किससे, विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। ठीक है ना। उसके अलावा ओजोन डिप्लीशन, ये भी क्या है, स्पॉन्टेनियस है, अपने आप हो रहे हैं। फोटोसिंथेसिस भी अपने आप स्पॉन्टेनियसली हो रहा है, बट इनके लिए डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। स्टिल दे आर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। इट मीन्स जो भी फोटोकेमिकल रिएक्शंस हैं उनके लिए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होने के लिए डेल्टा जी नेगेटिव भी हो सकता है, डेल्टा जी पॉजिटिव भी हो सकता है। आई थिंक अभी तक आप लोग को जो पूरे डिफरेंस है बिटवीन फोटोकेमिकल रिएक्शन एंड थर्मल रिएक्शंस वो क्लियर हो चुके होंगे। नेक्स्ट देखो, अब जब भी हम फोटोकेमिस्ट्री की बात करेंगे, ठीक है, जब भी हम क्या करेंगे, फोटोकेमिस्ट्री की बात करेंगे, तो फोटोकेमिस्ट्री में हमारे पास होते हैं दो लॉस। ये फोटोकेमिस्ट्री में हमारे पास क्या होते हैं, दो लॉस। पहले तो आपसे यही क्वेश्चन बन जाएगा कि इनमें से कौन सा लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री है। तो दो लॉस आपको याद करने हैं, कौन सा, एक है ग्रोथस ड्रैपर लॉ। ठीक है, एक कौन सा लॉ है, ग्रोथस ड्रैपर लॉ। नाम ही डिफिकल्ट है, काम बिल्कुल ईजी है। पहला लॉ कौन सा हो गया, ग्रोथस ड्रैपर लॉ। सेकंड जो लॉ है इसका, दैट इज आइंस्टाइन्स लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस। तो कितने लॉस हो गए हमारे पास, दो लॉस हो गए किसके, फोटोकेमिस्ट्री के। पहला लॉ कौन सा हो गया हमारे पास, ग्रोथस ड्रैपर लॉ। सेकंड लॉ कौन सा हो गया हमारे पास, लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस। ठीक है, आइंस्टाइन बोल देते हैं, आइंस्टाइन्स लॉ, जिसको स्टार्क आइंस्टाइन भी बोल देते हैं, स्टार्क आइंस्टाइन लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस। तो पहले तो आपको ये दो लॉस का आइडिया होना चाहिए कि हमारे पास फोटोकेमिस्ट्री में कितने लॉस होते हैं, दो लॉस होते हैं। उसके अलावा एक और लॉ भी होता है, अगर आपको लिख सकते हो, एक होता है हमारे पास थर्ड, डेट इज लैम्बर्ट बियर लॉ। लैम्बर्ट बियर लॉ, ये कई बार डायरेक्टली आपसे नाम पूछ ले कि इनमें से कौन सा लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री है, तो ये तीन लॉस होते हैं। अब ये लॉस कहते क्या हैं, देखो हमने पहले दो ही पढ़ने, क्या कहते हैं, बिल्कुल आसान है। पहले हम किसको डिस्कस करते हैं, फर्स्ट लॉ को डिस्कस करते हैं। पहला लॉ कौन सा है, ग्रोथस ड्रैपर लॉ। मतलब हम पहले किसकी चर्चा करेंगे, ग्रोथस ड्रैपर लॉ की चर्चा करेंगे। क्या कहता है ये लॉ, देखो ये लॉ बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट देते हैं। अगर हमने कोई
मॉलिक्यूल है, सपोज करो ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल ने क्या करना है, कोई फोटोकेमिकल चेंज करना है। फोटोकेमिकल चेंज का क्या मतलब है, उसने कोई फोटोकेमिकल रिएक्शन करनी है। तो फोटोकेमिकल रिएक्शन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको लाइट को क्या करना पड़ेगा, अब्जॉर्व करना पड़ेगा, तभी तो क्या होगा, ये लाइट आई, लाइट को क्या करेगा ये पार्टिकल, अब्जॉर्व करेगा। अगर लाइट को अब्जॉर्व करेगा तभी तो क्या होगा हमारे पास, फोटोकेमिकल चेंज। बस इसी लोगों ने यही बोला था कि अगर हमने फोटोकेमिकल चेंज करवाना है तो मॉलिक्यूल को किसको ऑब्जॉर्व करना पड़ेगा, लाइट को ऑब्जॉर्व करना पड़ेगा। बहुत ही आसान हुआ है। देखो इसको हम क्या बोल सकते हैं, ओनली दोज मॉलिक्यूल, सिर्फ वही मॉलिक्यूल विल टेक पार्ट इन अ फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शन में वही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे जो किसको ऑब्जॉर्व करेंगे, विच आर एक्टिवेटेड बाय लाइट और ऑब्जॉर्व फोटोन, मतलब जो किसको ऑब्जॉर्व करेंगे, फोटोन को। मतलब अगर फोटोकेमिकल रिएक्शन करवानी है मॉलिक्यूल को किसको ऑब्जॉर्व करना पड़ेगा, फोटोन को ऑब्जॉर्व करना पड़ेगा। यही क्या कहता है हमारे पास, फर्स्ट लॉ कहता है, जिसको हम बोलते हैं क्या, ग्रोथस ड्रैपर लॉ। तो इस लॉ को हम इस तरह से भी समझ सकते हैं। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, फोटोकेमिकल चेंज अकर्स बाय द अब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, फोटोकेमिकल चेंज कैसे होगा, बाय द अब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन बाय फोटोन। ठीक है ना, फोटोकेमिकल चेंज अकर बाय द अब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन और अब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन ऑफ फोटोन। ठीक है, ऑफ फोटोन कर लो इसको। ठीक है ना, तो बहुत ही सिंपल सा लॉ है। क्या कहता है कि अगर फोटोकेमिकल चेंज करवाना है तो लाइट को क्या करना पड़ेगा, अब्जॉर्व करना पड़ेगा। तो इस लॉ की एक लिमिटेशन थी। लिमिटेशन क्या थी, इसने ये तो बता दिया कि फोटोकेमिकल चेंज कब होगा, जब मॉलिक्यूल किसको ऑब्जॉर्व करेगा, लाइट को ऑब्जॉर्व करेगा। बस इसने क्वालिटेटिव आइडिया दिया कि कब फोटोकेमिकल चेंज होगा, कब नहीं होगा, कितना फोटोकेमिकल चेंज होगा, कितनी रिएक्शन होगी, कितना प्रोडक्ट बनेगा, इसका कोई आइडिया नहीं दिया। मतलब ग्रोथस ड्रैपर लॉ ने क्या दिया, ओनली क्वालिटेटिव नॉलेज। क्वालिटेटिव नॉलेज मतलब ये प्रोसेस होगा या नहीं होगा, कब फोटोकेमिकल चेंज होगा या नहीं होगा। तो इसने दिया ओनली क्वालिटेटिव नॉलेज, मतलब क्वांटिटेटिव नॉलेज का इसने कोई आइडिया नहीं दिया। आई थिंक ये डिफरेंस आप लोग को क्लियर हो चुका होगा कि ग्रोथस ड्रैपर लॉ क्या कहता है। अगर मॉलिक्यूल ने फोटोकेमिकल चेंज करना है तो फोटोकेमिकल चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लाइट को अब्जॉर्व करना पड़ेगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रोथस ड्रैपर लॉ। आई थिंक सभी को पहला लॉ क्लियर हो चुका होगा। अब हम नेक्स्ट सेकंड लॉ की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, सेकंड लॉ कौन सा था हमारे पास, स्टार्क आइंस्टीन लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस। ठीक है ना, आइंस्टाइन्स लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस। ठीक है, ये हमारे पास कौन सा लॉ है, सेकंड लॉ ऑफ फोटोकेमिकल प्रोसेस। अब इसने क्या बोल दिया, उसने तो ये बोल दिया हमारे पास कि मॉलिक्यूल क्या करेगा, लाइट को ऑब्जॉर्व। अब इसने क्या बोला कि जैसे एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, तो एक मॉलिक्यूल एक फोटोन को ही ऑब्जॉर्व कर सकता है। मतलब एक मॉलिक्यूल कितने को ऑब्जॉर्व करेगा, एक फोटोन को। तो जैसे ही ये फोटोन ने ऑब्जॉर्व किया, ये क्या हो गया, एक्टिवेटेड। जैसे ऐसे देखो, हमारे पास एक फोटोन है, सॉरी एक मॉलिक्यूल है, ये हमारे पास मॉलिक्यूल है। तो एक मॉलिक्यूल कितने फोटोन्स को ऑब्जॉर्व कर सकता है, सिर्फ एक को। तो इसने एक फोटोन को क्या किया, ऑब्जॉर्व किया। अब ये किस में चला गया, जो फोटोन ऑब्जॉर्व करके ये चला गया एक्साइटेड स्टेट में, इसमें चला गया एक्साइटेड स्टेट में। अब जो एक्साइटेड स्टेट के अंदर मॉलिक्यूल आता है इसी को हम क्या बोल देते हैं, एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल। जो एक्साइटेड स्टेट में आता है इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल। आई थिंक इतना पार्ट क्लियर हो चुका होगा। पहले लॉ ने क्या बोला कि मॉलिक्यूल क्या करेगा, अगर लाइट ऑब्जॉर्व करेगा तभी क्या होगा, फोटोकेमिकल चेंज। अब जो सेकंड लॉ है, आइंस्टाइन्स लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस, उसने बोल दिया एक मॉलिक्यूल सिर्फ एक फोटोन को ही क्या करेगा, ऑब्जॉर्व करेगा। मतलब इसने क्या दिया था, वन मॉलिक्यूल वन फोटोन कॉन्सेप्ट। इसने क्या दिया था हमारे पास, वन मॉलिक्यूल वन फोटोन कॉन्सेप्ट। मतलब एक मॉलिक्यूल को एक फोटोन एक्टिवेट करेगा। ठीक है ना, मतलब एक मॉलिक्यूल किसको ऑब्जॉर्व करेगा, जस्ट एक फोटोन को ही ऑब्जॉर्व करेगा। ठीक है ना, मतलब इसने क्या बोला, वन मॉलिक्यूल
कैन बी एक्टिवेटेड बाय वन फोटोन ओनली। या इसको हम अदर वर्ड्स में क्या लिख सकते हैं, वन मॉलिक्यूल कैन अब्जॉर्व वन फोटोन ओनली। तो इसी लॉ को हम क्या बोलते हैं, आइंस्टाइन्स लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस। आई थिंक फोटोकेमिस्ट्री के जो दो लॉज हैं जिनसे डायरेक्टली आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। आई थिंक सभी को जो हमारे पास सेकंड लॉ है ये क्लियर हो चुका होगा। अब नेक्स्ट देखो, पहले लॉ की लिमिटेशन क्या थी कि उसने जस्ट दिया था क्वालिटेटिव आइडिया। अब इसने क्या दिया, क्वालिटेटिव प्लस क्वांटिटेटिव आइडिया। मतलब इसने जो सेकंड लॉ था इसने कौन सा आइडिया दिया हमें, क्वालिटेटिव प्लस क्वांटिटेटिव एनालिसिस। मतलब इसने बताया कि प्रोसेस कब होगा, उसके अलावा कितना होगा इसका भी हमें आइडिया दिया। ठीक है, क्वालिटेटिव आइडिया भी दिया एज वेल एज क्वांटिटेटिव आइडिया भी दिया। अब देखो, अब इसने एक टर्म दिया जिसको हम बोलते हैं वन आइंस्टाइन। ठीक है, वन आइंस्टाइन क्या होता है पहले इसको समझ ले। एक टर्म डिफाइन किया गया जिसको हम बोलते हैं क्या, वन आइंस्टाइन। वन आइंस्टाइन क्या होता है, एनर्जी ऑफ वन मोल फोटोन्स। ठीक है, आपने कितने फोटोन ले लिए, बहुत सारे, कितने, वन मोल, डेट इज एन ए नंबर, एवोगैड्रो नंबर फोटोन्स ले लिए। एक की एनर्जी कितनी होती है, एच न्यू। मतलब इसी चीज को उसने क्या बोला, एनर्जी ऑफ वन फोटोन, और ये किसकी इक्वल होती है, वन आइंस्टीन की इक्वल। ये किसकी इक्वल होती है हमारे पास, वन आइंस्टीन की इक्वल। तो एग्जाम में डायरेक्टली क्या क्वेश्चन बन सकता है, वन आइंस्टाइन किसकी इक्वल होता है, एनर्जी ऑफ वन मोल फोटोन। एक फोटोन की एनर्जी क्या होती है, एच न्यू। एक मोल फोटोन्स की एनर्जी क्या होगी, एन ए, एवोगैड्रो नंबर इंटू एच न्यू। और इसी टर्म को हम क्या बोलते हैं, वन आइंस्टीन। तो डायरेक्टली आपसे पूछ सकता है वन आइंस्टीन क्या होता है, तो वन आइंस्टीन क्या होता है, एन ए यहाँ पे क्या है, एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.64 इंटू 10⁻34 जूल सेकंड। क्या बोलते हैं इसको हम, प्लैंक्स कांस्टेंट। और न्यू क्या होता है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी। न्यू क्या होता है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। आई थिंक ये वाला पार्ट सभी को क्लियर हो चुका होगा। ठीक है ना, कि हमारे पास एच क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट, न्यू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। अब उसके बाद देखो, हमने देख लिया वन आइंस्टीन किसको बोलते हैं, और इसने एक कॉन्सेप्ट दिया था सेकंड लॉ ने जिसको हम क्या बोलते हैं, तो इसने एक क्वांटिटेटिव टर्म दी जिसको हम बोलते हैं क्वांटम यील्ड। ठीक है, इसका भी डायरेक्टली आपसे फॉर्मूला पूछ सकते हैं। ठीक है ना, देखो क्वांटम यील्ड का फॉर्मूला क्या बन गया, कितना हमारे पास प्रोडक्ट बना है, कितने मोल्स प्रोडक्ट बना है। जैसे देखो हमारे पास रिएक्शन हुई, रिएक्शन में प्रोडक्ट बनेगा, रिएक्टेंट होते हैं, रिएक्टेंट से क्या बनेगा हमारे पास, प्रोडक्ट बनेगा। अब कितने मोल प्रोडक्ट बना, ठीक है, ऊपर क्या लेते हैं क्वांटम यील्ड के लिए, कितने मोल प्रोडक्ट बना। अब हम देते क्या है, रिएक्टेंट, रिएक्टेंट को क्या देते हैं, एनर्जी। एनर्जी किसकी फॉर्म में देते हैं, लाइट की फॉर्म में। मतलब कितने मोल फोटोन हमने एनर्जी के सप्लाई किए, एक मोल किया, एक आइंस्टाइन। ठीक है, नंबर ऑफ आइंस्टाइन यूज। ठीक है ना, नीचे क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ आइंस्टाइन यूज। ठीक है, नंबर ऑफ आइंस्टाइन क्या होता है, एक आइंस्टाइन क्या होता है, एक मोल फोटोन। ठीक है, सॉरी, एक आइंस्टाइन क्या होता है, वन मोल फोटोन। तो नीचे क्या लिखेंगे, ऊपर तो लिखेंगे क्वांटम यील्ड के लिए, क्वांटम यील्ड के लिए ऊपर तो लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड जैसे लिखा हुआ है आपको। नीचे हम क्या यूज कर सकते हैं, कितने मोल फोटोन हमने सप्लाई किए। ठीक है ना, नंबर ऑफ मोल्स सप्लाइड। अगर एक मोल सप्लाई किया जाएगा तो उसको हम बोलते हैं वन आइंस्टीन। अगर 10 मोल सप्लाई किए जाएंगे तो उसको हम बोलेंगे 10 आइंस्टीन। क्लियर है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म डिवाइड बाय नंबर ऑफ आइंस्टाइन यूज, या इसी को हम क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ फोटोन। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्वांटम यील्ड। ये इसको क्या बोलते हैं हम, क्वांटम यील्ड बोलते हैं। ये डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, कितना प्रोडक्ट बनेगा, नीचे कितना एनर्जी हमने दिया।
समझ गए सभी को? तो ये होते हैं हमारे पास दो लॉज, जिसको हम बोलते हैं क्या, ग्रोथस डेपर लॉ एंड आइंस्टाइन्स लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस। नेक्स्ट देखो हमारे पास, अब हमने क्या किया, एक मॉलिक्यूल था ए, उसने लाइट ऑब्जॉर्व कर ली। क्या ऑब्जॉर्व कर ली? लाइट। फोटोकेमिकल चेंज होगा। अब ये कौन सा मॉलिक्यूल बन चुका है? एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल बन चुका है। ये कौन सा मॉलिक्यूल बन चुका है? एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल। मतलब इसने क्या ऑब्जॉर्व कर लिया? अब लाइट को ऑब्जॉर्व कर लिया है। अब ये फोटोकेमिकल रिएक्शन के लिए रेडी है। अब इसके पास कई सारी चॉइसेस हैं। हमारे पास मॉलिक्यूल था ए, लाइट ऑब्जॉर्व करके एक्साइटेड स्टेट में चला गया। अब एक्साइटेड स्टेट में चला गया, अब इसके पास बहुत सारी ऑप्शन है। या तो ये घर को वापस आ जाए, वापस से मतलब फिर से क्या आ जाए, ग्राउंड स्टेट पे आ जाए। एक तो ये पॉसिबिलिटी है, या कहीं और स्टेट में चला जाए। ठीक है, या तो ग्राउंड स्टेट पे वापस आ जाए या किसी और स्टेट पे चला जाए। तो इन्हीं को हम बोलते हैं क्या, एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल क्या क्या कर सकता है। या तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर ले, या ये कहीं और चला जाए, मतलब या तो वापस ग्राउंड स्टेट पे आ जाए या किसी और स्टेट पे चला जाए। तो जो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल है कई तरह के फिनोमिनास कर सकता है, उसको हम पढ़ेंगे। देखो सबसे पहले इसमें फिजिकल प्रोसेस कर सकता है। फिजिकल प्रोसेस मतलब जो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल है किसी और स्टेट में चला जाए, कहीं इस स्टेट में चला जाए, इस स्टेट में चला जाए, या फिर से ग्राउंड स्टेट में आ जाए। कई सारी ऑप्शन थी। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, कोई केमिकल रिएक्शन करवा दे। तो हमारे जो एग्जाम में पूछा जाएगा वो जस्ट फिजिकल चेंज ही पूछा जाएगा। फिजिकल चेंज में हम क्या पढ़ेंगे, जेब्लांस्की डायग्राम को डिस्कस करेंगे। तो एक्चुअल में हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, जेब्लांस्की डायग्राम। ठीक है, जेब्लांस्की डायग्राम को अगर अच्छे से हमने समझ लिया तो पूरा जो फोटोकेमिस्ट्री कॉन्सेप्ट है वो हमें क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो इस टॉपिक में जो सबसे मोस्ट फेवरेट टॉपिक होगा एग्जामिनर का वो होगा, तो देखो जेब्लांस्की डायग्राम से कैसे क्वेश्चन बनेंगे वो हम समझेंगे। मैं प्रॉपर आपके लिए डायग्राम समझने के लिए क्या हूँ, ठीक है, कि जेब्लांस्की डायग्राम को हम प्रॉपर वे में क्या कर पाए, समझ पाए। पहले देखो हमारे पास दो तरह की स्टेट्स होती हैं। एक को हम बोलते हैं सिंगलेट स्टेट और एक होती है ट्रिपलेट स्टेट। जैसे मॉलिक्यूल है कोई, ठीक है, मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल में अगर दो इलेक्ट्रॉन है सपोज, अब दो इलेक्ट्रॉन इस फॉर्म में भी रह सकते हैं या दो इलेक्ट्रॉन अलग अलग रह सकते हैं इस तरह से। तो इससे हमारे पास क्या जनरेट होती है, दो स्टेट्स जनरेट होती हैं। कैसे? अगर यहाँ पे देखो एक का स्पिन अगर हम प्लस हाफ मानते हैं तो दूसरे का स्पिन क्या मानेंगे, माइनस हाफ। तो ओवरऑल स्पिन कितना हो जाएगा, जीरो। अगर आप इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालें, एक टर्म होती है स्पिन मल्टीप्लिसिटी। स्पिन मल्टीप्लिसिटी वो क्या होती है, कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका फॉर्मूला होता है 2 स्मॉल एस प्लस 1। तो यहाँ पे स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या आ जाएगी, 2 इंटू 0 प्लस 1, डेट इज जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी है वो कितनी आ जाएगी, 1। और इस तरह की स्टेट को हम क्या बोलते हैं, सिंगलेट स्टेट। क्या बोलते हैं, सिंगलेट स्टेट। आई थिंक ये वाला पॉइंट क्लियर होगा। अगर हमारे पास दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग पड़े, ठीक है, तो इस केस में इसका भी स्पिन सपोज करो प्लस हाफ है, ऊपर है इसका भी क्या होगा, प्लस हाफ होगा। तो टोटल स्पिन कितना हो जाएगा, टोटल 1 हो जाएगा। तो अगर हम स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालें कैपिटल एस, वो क्या हो जाएगा 2s प्लस 1। तो अगर हम देखें 2 इंटू 1 प्लस 1, डेट इज स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितना आ जाएगा, 3। इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रिपलेट स्टेट। इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रिपलेट स्टेट। ट्रिपलेट स्टेट। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि डायग्राम के अंदर कुछ कैपिटल एस लिखे होंगे, ठीक है, इसका मतलब होगा सिंगलेट स्टेट का। और कहीं पे लिखा होगा कैपिटल टी, इसका मतलब क्या होगा, ट्रिपलेट स्टेट। तो दो तरह की स्टेट होगी हमारे पास, एक होगी सिंगलेट स्टेट और दूसरी होगी ट्रिपलेट स्टेट। अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें, कौन सी फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होगी, ट्रिपलेट ज़्यादा स्टेबल होगी या सिंगलेट ज़्यादा स्टेबल होगी? सोचो आप लोग, कौन सी स्टेट हमारे पास स्टेबल होगी, सिंगलेट या ट्रिपलेट? ऑब्वियस ही बात है, ट्रिपलेट स्टेट की स्टेबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा एज कंपेयर टू सिंगलेट। अगर ट्रिपलेट स्टेट की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा क्यों है ट्रिपलेट स्टेट की? देखो ट्रिपलेट स्टेट में क्या है, दोनों पार्टिकल अलग अलग जगह प्रेजेंट है तो इनके बीच में कोई रिपल्शन नहीं होगा। बट सिंगलेट में क्या थे, दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में प्रेजेंट थे, इसलिए स्टेबिलिटी वाइज ट्रिपलेट क्या होती है, ज़्यादा। ये क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर हम एनर्जी देखें, एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी, ट्रिपलेट की या सिंगलेट की? ऑब्वियस ही बात है, जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा उसकी एनर्जी कम। तो एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी,
सिंगलेट की ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू ट्रिपलेट, बिकॉज एनर्जी और स्टेबिलिटी में क्या होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। तो ये कुछ बेसिक्स आपको पता होना चाहिए थी जेब्लांस्की डायग्राम को समझने से पहले, कि हमारे पास सिंगलेट स्टेट क्या होती है या ट्रिपलेट स्टेट क्या होती है, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, कौन सी स्टेट ज़्यादा स्टेबल होती है, कौन सी स्टेट कम स्टेबल होती है। ये पॉइंट सभी को क्लियर है। अब देखो हमारे पास देखो ये ग्राउंड स्टेट है, ये क्या है हमारे पास, ग्राउंड स्टेट। चलो मैं बना के दिखाता हूँ आप लोग को। सपोज करो ये है हमारे पास एक ग्राउंड स्टेट, ये मेरे पास एक ग्राउंड स्टेट है, ठीक है। ग्राउंड स्टेट में मान लो ये सिंगलेट स्टेट है और इसको मैं S0 से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ठीक है ना। सिंगलेट स्टेट को किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, S0 से। सिमिलरली हमारे पास एक्साइटेड स्टेट होगी, सपोज करो ये S1 है, ये हमारे पास S2 है और ये हमारे पास S3 है। कुछ भी मैंने क्या मान ली, S1 स्टेट, ये S2 स्टेट, ये S3 स्टेट। ये हमारे पास सिंगलेट के अंदर ग्राउंड स्टेट, ये हमारे पास फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, इसको हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। कौन सी वाली, सिंगलेट वाली। ये क्या हो जाएगी हमारे पास, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट। और ये क्या हो जाएगी हमारे पास, थर्ड एक्साइटेड स्टेट। ये कुछ नहीं, नाम है। सबसे नीचे वाली क्या होगी, ग्राउंड स्टेट। क्लियर है। अब जो हमारे पास ट्रिपलेट ग्राउंड स्टेट होती है वो एग्जिस्ट नहीं करती, बट ट्रिपलेट वन वाली एग्जिस्ट करती है। मतलब अगर यहाँ पे सिंगलेट वन है तो ट्रिपलेट वन की एनर्जी क्या होगी, रिलेटिवली कम होगी। एनर्जी कम क्यों हुई ट्रिपलेट वाली की, बिकॉज ट्रिपलेट वाली क्या होती है, ज़्यादा स्टेबल होती है। T1 क्या है, ज़्यादा स्टेबल है, ट्रिपलेट ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए उसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। सिमिलरली ये क्या होगी, सपोज करो T2, और ये क्या होगी हमारे पास T3, इसको मैं बोल देता हूँ T2, ये क्या होगी T3। मतलब ये ट्रिपलेट फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है। मतलब यहाँ पे एक पॉइंट नोट कर लेना, ट्रिपलेट ग्राउंड स्टेट एग्जिस्ट नहीं करती। ये क्या नहीं एग्जिस्ट करती, ट्रिपलेट ग्राउंड स्टेट डज नॉट एग्जिस्ट। जो हमारे पास ट्रिपलेट स्टेट होती है वो एग्जिस्ट नहीं करती। क्लियर है सभी को। अब देखो हमारे पास मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल ने क्या ऑब्जर्व करी, लाइट ऑब्जर्व करी। अब लाइट ऑब्जर्व करके इसका मन किया वो कहाँ जाएगा, हायर एक्साइटेड स्टेट में। ये लो चला गया हायर एक्साइटेड स्टेट में। कहाँ चला गया ये, हायर एक्साइटेड स्टेट में। सपोज करो ये जितनी एनर्जी थी, सपोज करो S3 पे चला गया। कहाँ पे चला गया, S3 के ऊपर। अब यहाँ पे आ गया ये। अब इसके पास कई सारी ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है कि ये वापस नीचे आ जाए किसी लेवल पे, क्या आ जाए, ये एनर्जी एमिट करके वापस किसी लेवल पे आ जाए। तो अगर ये वापस किसी लेवल पे आ जाता है, लोअर लेवल पे, सपोज करो S3 से कहाँ पे आ गया, S2, S3 से क्या आ गया, S2। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, IC। IC का मतलब क्या होता है, इंटरनल कन्वर्जन। मतलब अपने ही लेवल्स के बीच में क्या हो गया, ऊपर से कहीं हाई आ गया। इसको क्या बोलेंगे हम, इंटरनल कन्वर्जन। मतलब ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद सोचा क्या करना ऊपर जाके, तो वो नीचे आने लगा। नीचे आने के बाद अगर सिंगलेट से सिंगलेट ही आया तब उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल कन्वर्जन। तो क्या बोलेंगे इसको, इंटरनल कन्वर्जन बोलेंगे। ठीक है। अगर सपोज करो S3 से S1 आया तब भी ये कौन सा प्रोसेस हो जाएगा, इंटरनल कन्वर्जन। ठीक है। IC का मतलब क्या होता है, इंटरनल कन्वर्जन। अब कोई ऐसा जरूरी थोड़ी है कि S3 से S2 या S1 आए, S3 से कहाँ पे जा सकता है, T3 पे भी तो जा सकता है ना। यहाँ से मॉलिक्यूल कहाँ पे जा सकता है, T3 पे भी। ठीक है। T3 क्यों है, लोअर लेवल है ना, S3 ऊपर है T3 नीचे है, तो इसलिए T3 पे भी जा सकता है। अब सिंगलेट से कहाँ चला गया, ट्रिपलेट पे, तो इसको हम बोलते हैं ISC। इसको क्या बोलेंगे हम, ISC। ISC का मतलब क्या हो जाएगा, इंटरनल इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। ISC को क्या बोलेंगे हम, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। तो आप लोग को समझ आना चाहिए कि इंटरनल कन्वर्जन क्या होता है, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग क्या होती है। अगर S2 से सपोज करो T2 आया तब भी कौन सा प्रोसेस हो गया, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। इसको भी क्या बोलेंगे, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। सिमिलरली अगर S1 से लेके T1 तक आया तब भी इसको क्या बोलेंगे, ISC। इसको क्या बोलते हैं हम, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग।
तो अभी तक हमने दो प्रोसेस पढ़े हैं, कौन कौन से? एक पढ़ा हमने इंटरनल कन्वर्जन क्या होता है, और दूसरा इंटर सिस्टम क्रॉसिंग क्या होता है। दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, आई थिंक सभी स्टूडेंट्स को क्लियर हो चुका होगा। दो प्रोसेस पढ़े हैं, इंटरनल कन्वर्जन आईसी और दूसरा इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। यहीं से क्वेश्चन आएगा स्टूडेंट्स, इसी वाले टॉपिक से क्वेश्चन आएगा। जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है डेफिनेटली वो जेब्लांस्की डायग्राम से ही पूछा जाएगा। अब देखो दो फिनोमिनास और होते हैं। देखो एक्स, अगर S2 से S1 आया, एक्साइटेड से एक्साइटेड में आ गया, S2 से S1 में आया, मतलब S2 भी एक्साइटेड स्टेट है, S1 भी एक्साइटेड स्टेट है, तो इसको हम बोलते हैं इंटरनल कन्वर्जन। सिमिलरली अगर मुझे बताओ कोई ट्रांजिशन T2 से सॉरी T3 से T2 होगी, इसको क्या नाम देंगे? विद इन सेम लेवल हमारे पास कन्वर्जन हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे इंटरनल कन्वर्जन आईसी। ठीक है, अगर T2 से T1 हो रहा है तो इसको भी क्या बोलेंगे हम? इंटरनल कन्वर्जन। आई थिंक ये पॉइंट्स क्लियर हो चुके होंगे, कौन सा प्रोसेस इंटरनल कन्वर्जन होगा, कौन सा प्रोसेस इंटर सिस्टम क्रॉसिंग होगा। अब देखो एक पॉसिबिलिटी और होती है कि जब भी कोई हायर लेवल से डायरेक्ट ग्राउंड लेवल पे आ जाएगा, मतलब देखो अगर डायरेक्टली ग्राउंड लेवल पे आ गया, अब ट्रांजिशन जो है कहाँ पे आ रही है? ग्राउंड लेवल पे। सिंगलेट S1 से S0 या फिर S2 से S0, ठीक है ना, मतलब कहाँ पे आ रही है? ग्राउंड लेवल पे। जब भी ग्राउंड लेवल पे आता है तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या? फ्लोरोसेंस। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? फ्लोरोसेंस। जब भी कहाँ से आएगा? सिंगलेट से ग्राउंड लेवल पे, किसी हायर लेवल से ग्राउंड लेवल पे आएगा तो इसको हम क्या बोलते हैं? फ्लोरोसेंस। अब एक टर्म होती है फॉस्फोरसेंस। अगर हायर लेवल से, हायर ट्रिपलेट लेवल से कहाँ पे आ जाए? ग्राउंड लेवल पे। हायर ट्रिपल लेवल से ग्राउंड लेवल पे आ जाए तो इस लेवल को हम बोलते हैं फॉस्फोरसेंस। ठीक है, फॉस्फोरसेंस। तो आपसे डायरेक्टली पूछ सकता है फॉस्फोरसेंस क्या होगा, फ्लोरोसेंस क्या होगा, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग क्या होगा, या इंटरनल कन्वर्जन क्या होगा। ये चार टाइप के फिनोमिनास होते हैं। दोबारा समझाता हूँ। एक होता है हमारे पास आईसी, मतलब सिंगलेट से किसी हायर सिंगलेट से लोअर सिंगलेट पे, लाइक S3 से S2 क्या होगा? इंटरनल कन्वर्जन। S4 से लेके S3 तक ये भी क्या होगा? इंटरनल कन्वर्जन। क्या S2 से लेके S0 तक, मतलब ग्राउंड लेवल तक, ये इंटरनल कन्वर्जन होगा? नहीं, ये तो किस में आ जाएगा? फ्लोरोसेंस में आ जाएगा। ठीक है, क्या आप सोचो S5 से लेके S3 तक सेम स्टेट से सेम स्टेट में है, एक एक्साइटेड स्टेट में, तो ये भी क्या होगा? इंटरनल कन्वर्जन। सिमिलरली अगर T3 से लेके T2 तक है तो ये भी सेम स्टेट में है, तो इंटरनल कन्वर्जन। अगर T3 से T1 आ जाए तो ये भी क्या आ जाएगा? इंटरनल कन्वर्जन। क्या अगर T1 से सीधा T0 चला जाए तो ये इंटरनल कन्वर्जन नहीं है, तो हम बोलते हैं क्या? फॉस्फोरसेंस। ठीक है ना। अब मुझे बताओ इंटर सिस्टम क्रॉसिंग की एग्जांपल। ठीक है, अगर सपोज करो S3 से T2 चला जाए, स्टेट चेंज हुई है तो इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। ठीक है, या फिर S2 से कहाँ चला जाए? T1। तो ये एग्जांपल किसकी होती है हमारे पास? ISC। इसको हम क्या बोलते हैं? इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। तो क्या बोलेंगे हम? इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। अगर कोई ट्रांजिशन किसी भी एक्साइटेड लेवल से 0 तक जाती है, S0 तक, इसको हम क्या बोलते हैं? फ्लोरोसेंस। इसको हम क्या बोलेंगे? फ्लोरोसेंस। अगर किसी भी टी एक्साइटेड लेवल से S0 तक कोई ट्रांजिशन होती है तो इसको हम क्या बोलेंगे? फॉस्फोरसेंस। फॉस्फोरसेंस। तो इस टाइप के क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में बनते हैं। कौन से प्रोसेस में इंटरनल कन्वर्जन होगा, कौन से प्रोसेस में इंटर सिस्टम क्रॉसिंग होगा, कौन से प्रोसेस में फ्लोरोसेंस होगा, एंड कौन से प्रोसेस में फॉस्फोरसेंस होगा। तो यही क्वेश्चन कहाँ पे बनते हैं? आपके जेब्लांस्की डायग्राम में बनते हैं। आई होप आप लोग को मैं जेब्लांस्की डायग्राम को प्रॉपर वे में समझा पाया हूँगा कि जेब्लांस्की डायग्राम एक्चुअली में हमें रिप्रेजेंट क्या करती है। तो यहाँ पे कुछ फिनोमिनास होते हैं। अब जो ध्यान से देखो, जो भी प्रोसेस होते हैं इंटरनल कन्वर्जन या इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, ये होते हैं हमारे पास नॉन रेडिएटिव। ये क्या होते हैं हमारे पास? नॉन रेडिएटिव, मतलब इसमें कोई एनर्जी रिलीज नहीं होती। ठीक है, एनर्जी रिलीज नहीं होती, ना तो आईसी में ना ही आईएससी में।
कोई एनर्जी रिलीज नहीं होती, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, नॉन रेडिएटिव प्रोसेस। अगर हम बात करें फ्लोरोसेंस की या फिर फॉस्फोरेसेंस की, तो ये दोनों प्रोसेस किस तरह के होते हैं, ये होते हैं हमारे पास रेडिएटिव प्रोसेस, मतलब इनके दौरान क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। तो ये दोनों क्या होते हैं हमारे पास, रेडिएटिव प्रोसेस। ये कौन से होते हैं हमारे पास, रेडिएटिव प्रोसेस होते हैं। तो 4 फिनोमेना को आपने ध्यान रखना है, इंटरनल कन्वर्जन, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, फ्लोरोसेंस एंड फॉस्फोरेसेंस। तो यही हमने किस में पढ़ना होता है, जेब्लांस्की डायग्राम में डिस्कस करना होता है। आई थिंक सभी को क्लियर हो चुका है जेब्लांस्की डायग्राम क्या होती है, कौन सा फिनोमेना हमारे पास होता है। अब देखो, जैसे ये डायग्राम से थ्रू, ये ग्राउंड स्टेट है, ये एक्साइटेड स्टेट है, ठीक है। अगर एक्साइटेड से नीचे आ गया, इसको हम क्या बोलेंगे, फ्लोरोसेंस। अगर ट्रिपलेट से ग्राउंड पे आ गया तो इसको हम क्या बोलेंगे, फॉस्फोरेसेंस। अगर हायर सिंगलेट से लोअर सिंगलेट ट्रिपलेट पे आ गया तो इसको हम बोलते क्या, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, जिसको मैंने शॉर्ट में क्या लिखा था, ISC। ठीक है, यही फिनोमेना उसको तो मैंने समझाया है, इसकी हेल्प से, जेब्लांस्की डायग्राम की हेल्प से। नेक्स्ट देखो हमारे पास, इस डायग्राम को भी समझने की कोशिश करते हैं, जेब्लांस्की डायग्राम फॉर फ्लोरोसेंस एंड फॉस्फोरेसेंस। ध्यान से समझेंगे इस डायग्राम को। ये मेरे पास क्या है, ग्राउंड लेवल है, ये मेरे पास क्या है, ग्राउंड लेवल है S0, ठीक है। और ये क्या है, एक्साइटेड लेवल S1, ये क्या है, S2 लेवल। दोनों क्या है, एक्साइटेड लेवल है, S1 एक्साइटेड लेवल, S2 एक्साइटेड लेवल। अब देखो, अगर इलेक्ट्रॉन ने जंप किया कहाँ से, एक एक्साइटेड से दूसरे एक्साइटेड तक, तो इसको हम क्या बोलते हैं, देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं क्या, इंटरनल कन्वर्जन। इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल कन्वर्जन। नेक्स्ट देखो हमारे पास, जब भी इंटरनल कन्वर्जन होगा, हीट लॉस टू इन्वायरमेंट क्या होगा, काफ़ी कम, ठीक है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन रेडिएटिव डिसिपेशन, ठीक है ना, या इसको नॉन रेडिएटिव प्रोसेस बोलते हैं, समझ गए। सिमिलरली यहाँ पे किसको एक्सप्लेन किया गया है, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग को आप देख सकते हो। सिमिलरली अगर ट्रिपलेट से ग्राउंड लेवल पे आ रहा है तो इसको हम बोलते हैं फॉस्फोरेसेंस, और अगर ट्रिपलेट से सिंगलेट से हायर से ग्राउंड पे आते हैं तो इसको हम बोलते हैं क्या, फॉस्फोरेसेंस। तो ये सारे लेवल्स को मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, फ्लोरोसेंस क्या होता है, फॉस्फोरेसेंस क्या होता है, सिंगलेट स्टेट क्या होती है, ठीक है ना। ये पूरी डायग्राम आप समझ सकते हो अब, ठीक है। अब देख लो, इसमें टाइम भी बताया हुआ है, ये प्रॉपर डायग्राम है। जैसे अब्जॉर्प्शन, लाइट अब्जॉर्प्शन कितना टाइम लेती है, 10⁻⁻15 सेकेंड। फ्लोरोसेंस कितना टाइम लेती है, 10⁻⁻10 से लेकर 10⁻⁻7 सेकेंड। मतलब फ्लोरोसेंस फास्ट होता है, फॉस्फोरेसेंस थोड़ा सा क्या होता है, लेट होता है। तो इंटरनल कन्वर्जन, वाइब्रेशन रिलैक्सेशन, ये वाइब्रेशन रिलैक्सेशन जरूरत नहीं है इतनी, ठीक है। इंटरनल कन्वर्जन, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, ये सब चीज़ों का आपको आइडिया होना चाहिए। क्लियर है सभी को। तो ये होती है हमारे पास कौन सी डायग्राम, जेब्लांस्की डायग्राम। इसके टाइम भी लिखे हुए हैं, प्रॉपर वे में आप समझ सकते हो एक्चुअल में ये किसको रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट देखो, ये भी पूरे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट ये डायग्राम मैंने हाथ से बनाई हुई है, इसको भी समझ सकते हो, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ठीक है। ये इंटरनल कन्वर्जन का, ठीक है, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग का, ठीक है, वाइब्रेशन कन्वर्जन का, ठीक है ना। ये सब कुछ क्या दिया मैंने, तो इसको वाइब्रेशन रिलैक्सेशन बोलते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन, ठीक है। तो सारे फिनोमेना को आपको एक्सप्लेन किया गया है, क्लियर है। चलो, अब आपको एक टेस्ट करते हैं छोटा सा, कि आप लोग को समझ आया है या नहीं आया, एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो हम डिस्कस करते हैं। चलिए अब आप लोग को टेस्ट करते हैं। क्या, मैंने सारे प्रोसेस समझा दिया आपको, फ्लोरोसेंस क्या होता है, फॉस्फोरेसेंस क्या होता है, ठीक है। अगर एक्साइटेड स्टेट से S1 से S0 आएंगे तो उसको बोलते थे फ्लोरोसेंस, ट्रिपलेट 1 से S0 आएंगे तो उसको बोलेंगे फॉस्फोरेसेंस, ठीक है। इंटरनल कन्वर्जन क्या होता है, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग क्या होता है, ग्रोथस रैपर लो क्या होता है। अब जस्ट हमारा क्या है, टेस्टिंग है, एक्चुअली हमने कितना सीखा। जैसे पहला क्वेश्चन एग्जाम में आया था किसी में, फॉर अ फोटोकेमिकल रिएक्शन द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ आइंस्टाइन वेरीज। अब आइंस्टाइन की वैल्यू क्या थी, मोल्स इंटू एच न्यू, ठीक है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, न्यू को HC/λ भी तो लिख सकते हैं ना। तो मतलब किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1 आइंस्टाइन की वैल्यू, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा।
जितना लैम्डा ज़्यादा होगा उतनी आइंस्टीन की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब जिसको 1 आइंस्टीन का मीनिंग ही नहीं पता था वो क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाता। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट अब्सॉर्ब्ड। नेक्स्ट देखो, इनमें से कौन सा फॉस्फोरेसेंस है। फॉस्फोरेसेंस में T1 से S0 होता था, तो ये कौन सा होता है हमारे पास, ये वाला प्रोसेस। इसमें क्या निकलती है, रेडिएशन निकलती है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, रेडिएटिव प्रोसेस। इसको हम क्या बोलते हैं, रेडिएटिव। अगर रेडिएशन निकलेगी तो रेडिएटिव, ठीक है। अगर जस्ट हीट निकलेगी, जैसे देखो जो भी इंटरनल कन्वर्जन है इसमें हीट निकलती है एक्साइटेड से, तो इसको हम बोलते थे नॉन रेडिएटिव। मतलब जस्ट क्या निकल रही है, हीट, कोई रेडिएशन नहीं निकल रही। बट अगर S1 से S0 जाते थे या T1 से S0 जाते थे तो इसमें रेडिएशन निकलती है, इसलिए इसको हम बोलते थे क्या, रेडिएटिव प्रोसेस। अगर S1 से S0 देन फ्लोरोसेंस, अगर T1 से S0 देन इसको हम बोलते हैं फॉस्फोरेसेंस। और एक बात और ध्यान रखो, अगर हम टाइम देखें, फॉस्फोरेसेंस में फ्लोरोसेंस में क्या लग रहा है, कम लग रहा है, फॉस्फोरेसेंस में क्या लग रहा है, ज़्यादा। तो फ्लोरोसेंस क्या होता है, फास्ट, फॉस्फोरेसेंस क्या होता है, स्लो। फ्लोरोसेंस क्या होता है, फास्ट, फॉस्फोरेसेंस होता है स्लो। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, इनको भी आपको नोट करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, इसका तो ये आंसर आ गया, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, ठीक है। फोटोसिंथेसिस एक रिडॉक्स रिएक्शन होती है, ठीक है, बचपन में पढ़ी होगी आपने। नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसमें आपको क्या निकालनी है, क्वांटम यील्ड निकालनी है यूजिंग द फॉर्मूला। जब आप सॉल्व करोगे, अगर आपका सेकंड ऑप्शन आ रहा है इट मीन आपका आंसर क्या है, करेक्ट है। तो जो भी स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं वो मेरे को चेक भी करवा सकते हैं एट 8437068169 पे। और इस सेशन की जो PDF है आपको कहाँ पे मिलेगी, हमारे ऐप के अंदर। ऐप का नाम क्या है, केमिस्ट्री A to Z। उसके अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको क्या मिल जाएगी, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसके अलावा आप हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो जस्ट इन 300 रुपीज़, ठीक है। 300 रुपीज़ के अंदर आप चंडीगढ़ TGT की केमिस्ट्री के लिए क्या कर सकते हो, टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन कर सकते हो। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, ये वाला 2 क्वेश्चन है यहाँ पे, एक ये वाला क्वेश्चन है और सेकंड ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखो ध्यान से, ये कंपाउंड्स हैविंग कार्बोनिल ग्रुप आर फोटोकेमिकली एक्टिव। क्यों, क्योंकि उसके पास पाई भी होता है एज वेल एज एन भी होता है। यही चीज़ तो समझाई थी स्टार्टिंग में। क्लियर है, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर C, ठीक है। न्यूमेरिकल आप लोग को सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन आप सॉल्व करके मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो। अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हो, केमिस्ट्री A to Z। अब देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्वेशन, each molecule which take part in a photochemical process absorb one quantum of radiation। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये तो। absorption of a photon by molecule always lead to a chemical reaction। always नहीं, रिएक्शन हो भी सकती है, नहीं भी। फोटोन ऑब्जॉर्व होगा, रिएक्शन होगी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अब मैंने आपको बताया था फ्लोरोसेंस क्या होता है, फास्ट, फॉस्फोरेसेंस क्या होता है, स्लो। अगर फ्लोरोसेंस को ही हम डिले कर दें तो वो क्या बन जाता है, फॉस्फोरेसेंस। ये स्टेटमेंट भी क्या होती है, सही होती है, इसको नोट कर लो। जो डिलेड फ्लोरोसेंस है, अगर फ्लोरोसेंस को हम डिले कर दें, लेट कर दें, तो वो फॉस्फोरेसेंस ही होता है, समझ गए। तो आपसे डायरेक्टली पूछ सकता है ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। तो डिलेड फ्लोरोसेंस को हम क्या बोलते हैं, फॉस्फोरेसेंस। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, 1 और 3, ठीक है, दैट इज ऑप्शन नंबर A। अब देखो पूरा हो चुका है टॉपिक, जस्ट एक दो रिएक्शंस हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शंस, ठीक है। एक तो डबल बॉन्ड्स की होती है, ठीक है। अगर C डबल बॉन्ड C के अराउंड दोनों तरफ क्या लगे हों, बेंजीन रिंग्स। C डबल बॉन्ड C के अराउंड दोनों तरफ क्या लगे हों, बेंजीन रिंग। PH का मतलब होता है बेंजीन रिंग, मतलब इस टाइप का स्ट्रक्चर है CH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे भी क्या है, बेंजीन रिंग। तो इसको हम बोलते हैं क्या, स्टेल्बीन्स। क्या बोलते हैं इसको हम, स्टेल्बीन्स। अगर स्टेल्बीन की रिएक्शन हम लाइट की प्रेजेंस में करवाते हैं, किसकी प्रेजेंस में करवाते हैं, लाइट की प्रेजेंस में, तो हमारे पास एक तो सिस्टेल्बिन बन जाता है। इस मतलब PH बेंजीन क्या हो जाए, सेम साइड, या PH क्या हो जाए, ऑपोजिट साइड, मतलब कौन सी फॉर्म मिल जाए, ट्रांसफॉर्म। तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं आइसोमराइजेशन रिएक्शन, सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन। मतलब क्या बन गए, आइसोमर्स, ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में। इसलिए रिएक्शन क्या होती है, इंपॉर्टेंट। बट इंपॉर्टेंट क्या है, मेजर इसमें कौन सा प्रोडक्ट होता है, सिस वाला। सिस वाला कितना बनता है, 93%,
क्लियर है, याद करनी पड़ेगी, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कई बार डायरेक्टली एग्जाम में पूछ सकता है। दूसरी रिएक्शन है कुछ इस टाइप की, इसको हम बोलते हैं डाई पाई मिथेन रीअरेंजमेंट। ये बहुत ही मुश्किल नाम है, कोई नहीं, डाई पाई मिथेन रीअरेंजमेंट। इसमें क्या होता है बेसिकली, अगर हमारे पास 1,4 डाइन है, देखो यहाँ पे 1 2 3 4, 1 और 4 पोजीशन पे क्या है, डबल बॉन्ड है, इसको हम बोलते हैं 1,4 डाई इन रीअरेंजमेंट। जब भी हम इसकी लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो 3 और जो 4 और 5 का डबल बॉन्ड टूट जाता है, यहाँ पे ऐसे लग जाता है। क्या करना है हमने, 4 और 5 के बीच का बॉन्ड तोड़ना है डबल बॉन्ड, और 3 और 5 के बीच में चिपका देना है। तो किस तरह का स्पीशीज मिलेगा, इस टाइप का, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो, इसको नंबर 1 दिया, 2 3 4 5, ठीक है। 4 और 5 का डबल बॉन्ड तोड़ना है, यहाँ पे क्या लगा देना है, बॉन्ड बना देना है, तो क्या बनेगा, देखो यही वाला स्पीशीज बन जाएगा ना। तो इस टाइप की रीअरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, डाई पाई मिथेन रीअरेंजमेंट। और ये भी किसकी एप्लीकेशन है, फोटोकेमिस्ट्री की एप्लीकेशन है, ठीक है। 2 रिएक्शन है, जस्ट याद कर सकते हो। और इसी के साथ हमारा जो फोटोकेमिस्ट्री का टॉपिक है, जिसको स्टूडेंट्स को लग रहा था कितना टाइम लग जाएगा, उसको हमने एक सेशन के अंदर क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। ये पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट थे जो आपको फोटोकेमिस्ट्री के मैंने एक ही लेक्चर के अंदर प्रोवाइड कर दिए हैं। अब इन नोट्स को पढ़ना आपकी ड्यूटी है, ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहाँ से नोट्स ले लीजिए और इनको पढ़ लीजिए, ठीक है। डायरेक्टली आपका क्वेश्चन है जो एग्जाम के अंदर इसी सेशन से मिल जाएगा। देखिए पूरा टाइम आप लोग को पढ़ाया गया है, बिल्कुल बाकी अदर चैनल्स की तरह टाइम वेस्ट नहीं किया गया। ये प्योर आपको जो फोटो केमिस्ट्री का कंटेंट था एक लेक्चर के अंदर हमने क्या किया है, डिलीवर किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को आप डेफिनेटली लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।